तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कहाँ निवास करते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों वाले क्षेत्र में निवास करते थे। जबकि उत्तर वैदिक कालीन आर्य कहाँ निवास करते थे? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में निवास करते थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो लोग गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आ गया? तो पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? महर्षि कपिल थे। दूसरा था योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? महर्षि पतंजलि। फिर तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम है और इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। चौथा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? महर्षि कणाद थे। इन्हें उलूक भी कहा जाता है। इसमें पहला है गर्भाधान। गर्भाधान कब किया जाता है? विवाह के तुरंत किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो उत्तम गुणी स्वस्थ संतान की प्राप्ति हेतु माता पिता का संकल्प रहता है ये। फिर दूसरा है पुंसवन। ये कब किया जाता है? तो ये जो है गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास और सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक पर। दोस्तों, आज ही हमारे इतिहास की 5वीं क्लास है। पिछले क्लास में मैंने ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया था और आज मैं इस क्लास में उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले पिछला क्लास देखिए, क्योंकि आज का ये क्लास जो है पिछला क्लास से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग पिछला क्लास को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को आज का क्लास जो है अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये जो हमारी इतिहास की सीरीज है इसका वीडियो जो है रेगुलर आने वाली है। तो आप लोगों तक वीडियो पहुंचे इसके लिए आप लोगों का चैनल के साथ जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर वैदिक काल के समय को। तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का समय है। और ऋग वैदिक काल कब से कब तक का समय है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय है। तो चलिए देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल प्राचीन भारतीय इतिहास का वह चरण है जिसमें लौह तकनीक के प्रसार, कृषि के मुख्य आधार बनने और प्रादेशिक राज्यों अर्थात जनपदों के उदय ने भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ढांचे को मूल रूप से बदल दिया था। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण था लोहे की खोज। तो लोहे की खोज ने जो है संपूर्ण इतिहास को ही बदल दिया था। उस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया था। इसी कारण जो है वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को जो है 2 भागों में बाँट दिया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो उत्तर वैदिक काल के अगर साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हैं। तो इनसे जो है उत्तर वैदिक कालीन जानकारी प्राप्त होती है और इन सभी के बारे में मैंने भारतीय इतिहास के पहले क्लास प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो है विस्तार से बताया है। तो इन सभी को आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य में चित्रित धूसर, मृदभान और लोहा, तो इनसे जो है उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये चित्रित धूसर मृदभान क्या है? तो ये जो है मिट्टी का घड़ा होता था जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते थे। तो इस प्रकार से जो है 4 मृदभान प्राप्त होते हैं। उन चारों को जो है आगे मैं विस्तार से बताया हूँ, तो इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं, अर्थात उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे वो कहाँ निवास करते थे। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर खिसक कर गंगा यमुना दोआब तथा मध्य देश कुरु पंचाल क्षेत्र बन गया था। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कहाँ निवास करते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों वाले क्षेत्र में निवास करते थे। जबकि उत्तर वैदिक कालीन आर्य कहाँ निवास करते थे? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में निवास करते थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो लोग गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आ गया? तो इसके हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव कथा के अनुसार विदेह माधव नाम का जो राजा था वो अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व की ओर आगे बढ़े और सदानीरा अर्थात आधुनिक गंडक नदी के तट तक पहुँचे। और यही घटना जो है आर्य संस्कृति के पूर्व की ओर विस्तार को दर्शाती है।
तो जो राजा विदय माधव थे वो अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़े थे और बढ़ते-बढ़ते वो जो है आधुनिक गंडक या सदानीरा नदी तक पहुँचे और यही घटना जो है आर्यों की पूर्व की ओर विस्तार को बताती है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति में क्या-क्या परिवर्तन आया था। तो इस काल में कबीलाई संगठन कमजोर हुआ और प्रादेशिक राज्य व्यवस्था अर्थात जनपद का जन्म हुआ था। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य कबीले के रूप में रहते थे, वो उत्तर वैदिक काल में जनपद के रूप में रहने लगे थे। अर्थात इस काल में पहली बार जो है क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। तो अलग-अलग कबीले जो है एक साथ होकर संगठन बनाकर जो है जनपद का रूप धारण कर लिए थे और फिर वही जो है पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय का कारण बना था। तो ये एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय कब हुआ था? तो कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और उस काल की राजनीतिक इकाइयों के बारे में बात करें, तो सबसे नीचे हुआ करता था कुल या परिवार और कुल जो है आपस में मिलकर ग्राम बनाते थे और ग्राम आपस में मिलकर विज बनाते थे और विज जो है जन बनाते थे और फिर बहुत सारे जन मिलकर जो है जनपद बनाते थे, जिसे प्रदेश कहा जाता था। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में पहली बार जनपद या प्रदेश का उदय हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से राजा की शक्ति में वृद्धि हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत था एवं अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। राजा अब केवल रक्षा करने वाला नहीं बल्कि भूमिपति और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी माना जाने लगा था। तो ऋग्वैदिक काल में राजा का पद तो वंशानुगत होता था, परंतु राजा जो है निरंकुश नहीं हुआ करता था, अर्थात उस पर जो है अंकुश लगाया जा सकता था। जनता द्वारा, सभा और समितियों द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में राजा जो है अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। अब उसका कार्य केवल रक्षा करना नहीं बल्कि भूमिपति का स्वामी हो गया था, अर्थात भूमि का स्वामी हो गया था, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हो गया था, अब उस पर अंकुश लगाना कठिन हो गया था। तो इस प्रकार से राजा की शक्ति में जो है अतुलनीय वृद्धि हुई थी तथा पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व के दैवी सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो राजत्व का दैविक सिद्धांत क्या होता है? तो इस काल में राजा को पहली बार देवताओं का उत्तराधिकारी देवताओं द्वारा नियुक्त जो है किया गया है, ऐसा माने जाने लगा था। इस प्रकार से जो है राजा की शक्ति में अतुलनीय वृद्धि हुई थी और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तथा इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राज्यों का महत्व बढ़ा था और उसके अधिकार में भी विस्तार हुआ था। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा था। तो राजा को इस काल में अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता था। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी दिशा में राजा को कौन-कौन से नामों से जाना जाता था। तो विभिन्न दिशाओं में राजा की उपाधियाँ अलग-अलग थी और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में राजा की उपाधि था विराट और शासन का प्रकार क्या हुआ करता था? वैराज्य। अब ये शासन का प्रकार क्या है? तो शासन जो है इस बात पर निर्भर करता था कि किसी क्षेत्र में सत्ता किस प्रकार चलाई जाती है। यानी उस क्षेत्र में एक राजा का शासन होगा या जनता के समूह का शासन होगा या राजा का देवी शक्ति का शासन होगा। इस प्रकार का जो शासन था उसे शासन का प्रकार कहा जाता था। जैसे कि वैराज्य, तो वैराज्य किस प्रकार का शासन था? तो यहाँ किसी एक राजा का शासन न होकर प्रजा या राज्य के प्रमुखों का जो है सामूहिक शासन होता था और राजा को जो है विराट कहा जाता था। उसी प्रकार बात करें दक्षिण दिशा की, तो दक्षिण दिशा में राजा का उपाधि हुआ करता था भोज और शासन का प्रकार था भोज्य। और भोज्य किस प्रकार का शासन था? तो यहाँ सेनापति या रक्षक प्रकार का शासन हुआ करता था और राजा को जो है भोज कहा जाता था। उसी प्रकार बात करें पूर्व दिशा की, तो पूर्व दिशा में राजा की उपाधि था सम्राट और साम्राज्य और शासन का प्रकार हुआ करता था साम्राज्य। और साम्राज्य क्या था? तो यहाँ वंशानुगत और शक्तिशाली निरंकुश शासन था, तो इसे साम्राज्य कहा जाता था और इसके प्रमुख को सम्राट कहा जाता था। अब बात करें पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा में राजा की उपाधि हुआ करता था स्वराट और शासन का प्रकार था स्वराज्य। स्वराज्य क्या हुआ करता था? तो यहाँ स्वतंत्र शासन व्यवस्था या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करता था। तथा बात करें मध्य देश की, तो मध्य देश में राजा की उपाधि था राजा और शासन का प्रकार था राज्य।
तो इस प्रकार के शासन में क्या होता था, तो यहाँ पारंपरिक और संतुलित शासन प्रणाली थी और यहाँ के शासक को राजा कहा जाता था। और चारों दिशाओं के क्षेत्र को जीतकर जो राजा जो है सार्वभौम एक अधिकार स्थापित करता था, उसे एक राट या चक्रवर्ती कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग दिशाओं में राजा की उपाधियाँ थी और अलग अलग शासन के प्रकार हुआ करता था। ठीक है, तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ के बारे में जान लेते हैं। अलग अलग कार्यों में अलग अलग यज्ञ किया जाता था, तो कौन से कार्य में कौन सा यज्ञ किया जाता था, इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजसु यज्ञ। तो राजसु यज्ञ कब किया जाता था, राजा के सिंहासनारोहण या अभिषेक के समय जो है राजसु यज्ञ किया जाता था और इसमें जो है राजा को दैवी शक्ति प्राप्त होती थी। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है। उसी प्रकार दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता था, साम्राज्य विस्तार और अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। और तीसरा है वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ क्यों किया जाता था, राजा के शक्ति प्रदर्शन हेतु किया जाता था और रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था इस दौरान, और इसमें राजा का रथ जो है विजयी होता था। तो जो है इस प्रकार से अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग यज्ञ किया जाता था उस समय। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का जो है उल्लेख मिलता है, जो कि राज्य के उच्च पदाधिकारी एवं राजा के सहयोगी हुआ करते थे। तो कौन थे ये 12 रत्नी और इनके क्या क्या कार्य हुआ करते थे, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 12 रत्निनों को। पहला है पुरोहित। तो पुरोहित कौन था, धार्मिक अनुष्ठान कराने वाला होता था। फिर दूसरा है सेनानी। सेनानी कौन होता था, सेना का मुख्य अध्यक्ष या सेनापति हुआ करता था। तीसरा है महिषी। महिषी जो है राजा की मुख्य रानी थी। चौथा है सूत। तो सूत कौन हुआ करता था, राजा का सारथी हुआ करता था। पांचवा है ग्रामणी। तो ग्रामणी कौन था, गांव का प्रशासनिक और सैन्य मुखिया हुआ करता था। छठवां है छता। छता कौन था, प्रतिहारी या द्वारपाल हुआ करता था। सातवां है संग्रहीता। संग्रहीता कौन था, तो कोषाध्यक्ष या खजाने का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। आठवां है भागदूत। भागदूत कौन था, तो कर या राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी हुआ करता था। नौवां है अक्षवाप। तो अक्षवाप कौन था, पासे के खेल में राजा का मुख्य सहयोगी हुआ करता था। 10वां है गोवीकर्तन। तो गोवीकर्तन कौन था, वन विभाग का प्रमुख हुआ करता था। 11वां है पालागल। पालागल कौन था, तो राजा का संदेशवाहक या दूत हुआ करता था। और 12वां है युवराज। तो युवराज जो है राजा का उत्तराधिकारी या राजकुमार हुआ करता था। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में 12 रत्नीन थे और इन 12 रत्नीन को जो है राजा का मुख्य सहयोगी या मुख्य पदाधिकारी कहा जाता था। तो इन सभी के नाम और इनके कार्य को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति में और क्या-क्या परिवर्तन आया था। तो इस काल में सभा और समिति की शक्तियाँ अत्यधिक घट गई थी। अब इन पर समाज के प्रभावशाली वर्ग का नियंत्रण बढ़ गया था तथा जो विदत संस्था थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी और सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में जो सभा समिति राजा का चुनाव करती थी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी, आम जनता की जो है संस्था हुआ करती थी, उत्तर वैदिक काल में उसका महत्व जो है घट गया था। अब उस पर समाज के उच्च वर्गों और प्रभावशाली वर्ग का नियंत्रण बढ़ गया था। जो विदत संस्था थी वो तो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी और सभा से स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया था। और क्या परिवर्तन हुआ था, तो राजा जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हो गया था तथा ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आया था तथा स्वेच्छा से दी जाने वाली बलि अब एक नियमित और अनिवार्य कर बन गया था और इसकी मात्रा था 1/16। तो जो बलि कर था ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था भेंट स्वरूप, वो अब उत्तर वैदिक काल में एक अनिवार्य कर बन गया था और इसकी मात्रा कितनी थी, तो कुल उपज का 1/16वां भाग तथा कर देने का भार्य केवल वैश्य वर्ण पर था। इसी कारण वैश्य को जो है अनयस्य बलिहृत अर्थात दूसरों के कर या बलि देने वाला कहा गया। तो इस प्रकार से कर देने का सारा दायित्व वैश्य वर्ण पर आ गया था। इसी कारण वैश्य की स्थिति में भी गिरावट आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के सामाजिक परिवर्तनों को जानते हैं, क्या-क्या परिवर्तन आया था।
तो जो ऋग्वैदिक काल में कबीलाई और समतावादी समाज था, उसका अंत हो गया था और जन्म पर आधारित कठोर 4 वर्णों की व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, वही व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई थी तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अधिकार और कर्तव्य को तय कर दिए गए थे। तो अलग-अलग कर्तव्य हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में चारों वर्ण के। ब्राह्मण वर्णों का क्या कर्तव्य हुआ करता था? तो अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ याजन करना, दान लेना और देना, ये जो है ब्राह्मण धर्म का कर्तव्य हुआ करता था। क्षत्रिय वर्ण का क्या कर्तव्य हुआ करता था? प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, ये जो है क्षत्रिय वर्ण का कर्तव्य था। वैश्य वर्ण का क्या कर्तव्य हुआ करता था? कृषि करना, पशुपालन करना, वाणिज्य और व्यापार करना, धन उधार देना, यज्ञ करना, ये जो है वैश्य वर्ण के कर्तव्य थे। शूद्र वर्ण के क्या कर्तव्य थे? अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के स्थिति में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई थी। उसका कार्य जो है अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना हो गया था। और क्या परिवर्तन हुआ? तो प्रथम 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था, जिन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था और शूद्रों को उपनयन संस्कार और वेदाध्ययन से वंचित कर दिया गया था। तो शूद्रों को जो है शिक्षा से ही वंचित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि शिक्षा तभी प्राप्त किया जा सकता था जब उपनयन संस्कार हो। तो शूद्रों का उपनयन संस्कार ही बंद कर दिया गया था, इसी कारण उन्हें शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया था। इस प्रकार से शूद्रों की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या-क्या परिवर्तन हुआ था। तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या-क्या गिरावट आई थी। तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। कन्याओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया गया था। महिलाओं का सभा और समितियों में प्रवेश जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। मैत्रेयी संहिता में स्त्री को मदिरा और पासे के साथ तीसरी प्रमुख बुराई या दोष बताया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण अर्थात समस्त दुखों का कारण बताया गया तथा पुत्र को परिवार का रक्षक माना गया। तो इस प्रकार से जो है स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई थी उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों का उपनयन संस्कार ही बंद कर दिया गया, उन्हें शिक्षा से ही दूर कर दिया गया। स्त्रियों को मैत्रेयी संहिता में तीसरी प्रमुख बुराई बताई गई तथा पुत्री को जो है कृपण अर्थात समस्त दुखों का कारण बताया गया। अब परंतु कुछ अपवाद भी थे अर्थात कुछ विदुषी कन्याएँ भी थे इस समय, जैसे कि गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती। तो इस प्रकार से जो है कुछ विदुषी कन्याएँ भी विद्यमान थी इस समय। परंतु ये जो महिलाएँ थी, ये श्रेष्ठ या अभिजात वर्ग की महिलाएँ हुआ करती थी। तो आम सामान्य महिलाओं की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई थी इस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या-क्या परिवर्तन आया इसको देखते हैं। इस काल में गोत्र का उद्भव हुआ। अब गोत्र क्या था? तो गोत्र को गोष्ठ या जहाँ पूरे कबीले की गाय बाँधी जाती थी, ये कहा जाता था। परंतु बाद में इसका अर्थ बदल गया था। बाद में इसे एक मूल पुरुष का वंशज कहा गया और फिर जो है समान गोत्र में विवाह जो है प्रतिबंधित कर दिया गया अर्थात समगोत्री विवाह जो है वर्जित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पारिवारिक जीवन तो ऋग्वेद के समान ही था अर्थात समाज जो है अब भी पितृसत्तात्मक ही था, जिसका स्वामी जो है पिता हुआ करता था। इस काल के लोगों को चावल, नमक, मछली, हाथी, बाघ आदि का भी ज्ञान हो गया था। तो इस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। देखते हैं और तो इस काल में जो है आश्रम व्यवस्था का भी उद्भव हुआ था। तो इस काल में मानव जीवन को 100 वर्ष मानकर 4 भागों में बाँटा गया था। कौन-कौन से थे वो 4 भाग? तो पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था सन्यास। तो ब्रह्मचर्य कब से कब तक का समय हुआ करता था? 1 से 25 वर्ष का समय था। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष का समय था। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष का समय था और सन्यास जो है 75 से 100 वर्ष का समय हुआ करता था। और ब्रह्मचर्य में क्या किया जाता था? तो इस समय जो है विद्या अध्ययन किया जाता था। और गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम था। ये जो है पंच महायज्ञ से संबंधित था, अर्थात यहाँ गृहस्थी जीवन जिया जाता था। और तीसरा था वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में ईश्वर ध्यान किया जाता था अर्थात वन की ओर प्रस्थान किया जाता था। और संन्यास आश्रम क्या था? तो इसमें जो है मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता था। तो इस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम व्यवस्था का उद्भव हुआ था। तो इसमें से जो 3 आश्रम है शुरू के, उसका उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जबकि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है?
जबालोपनिषद में मिलता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन विवाह के प्रकारों को जानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार थे, जिन्हें जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन से थी वो 2 श्रेणी? तो पहला था प्रशंसनीय विवाह और दूसरा था निंदनीय विवाह। तो प्रशंसनीय विवाह को स्वीकृत या उत्तम विवाह भी कहा जाता था। तो कौन कौन से थे प्रशंसनीय विवाह? तो पहला था ब्रह्म विवाह, दूसरा था देव विवाह, तीसरा था आर्ष विवाह और चौथा था प्रजापत्य विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या था? तो इसमें जो है कन्या के वयस्क होने पर माता पिता द्वारा योग्य वर ढूंढकर विवाह कर दिया जाता था, तो इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। देव विवाह क्या था? तो इसमें जो है यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, तो इसे जो है देव विवाह कहा जाता था। फिर तीसरा था आर्ष विवाह। तो इसमें क्या हुआ करता था? तो कन्या का पिता जो है यज्ञ करने वाले वर से एक या दो गाय या बैल लेकर कन्या का विवाह करता था, तो इसे जो है आर्ष विवाह कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो है उस समय गाय का महत्व इतना अधिक था कि एक दो गाय के बदले जो है कन्या का विवाह कर दिया जाता था। फिर चौथा था प्रजापत्य विवाह। तो इसमें क्या होता था? तो इसमें जो है वर स्वयं कन्या के पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखता था और कन्या का हाथ मांगकर विवाह करता था। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन ये 4 जो है प्रशंसनीय विवाह था, अर्थात ये जो है विवाह स्वीकृत किए जाते थे। अब देखते हैं 4 निंदनीय विवाह कौन-कौन से थे, जिसे अस्वीकृत किया जाता था और इसे निम्न विवाह कहा जाता था। तो ये 4 विवाह थे। पहला था असुर विवाह, दूसरा था गंधर्व विवाह, तीसरा था पैशाच विवाह और चौथा था राक्षस विवाह। तो असुर विवाह क्या होता था? तो इसमें जो है कन्या के पिता द्वारा धन या मूल्य लेकर अपनी बेटी को बेच दिया जाता था, अर्थात कन्या का विक्रय कर दिया जाता था। इसी कारण इसे निंदनीय विवाह कहा जाता है। फिर दूसरा था गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह किस प्रकार का विवाह था? तो इसमें जो है कन्या और पुरुष द्वारा जो है परिवार की सहमति के बिना विवाह किया जाता था। इसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। तो ये जो है एक निंदनीय विवाह था। फिर तीसरा था पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह क्या था? तो इसमें जो है सोई हुई या बेहोश या मानसिक रूप से विक्षिप्त कन्या के साथ छल पूर्वक जो है विवाह किया जाता था। इसे जो है पैशाच विवाह कहा जाता था। और फिर चौथा था राक्षस विवाह। और ये क्या था? तो कन्याओं का बलपूर्वक या जबरन जो है अपहरण करके जो है उससे विवाह किया जाता था। तो इसे जो है राक्षस विवाह कहा जाता था। तो ये चारों विवाह जो है निंदनीय विवाह था, अर्थात समाज में ये विवाह जो है अस्वीकृत था। तो ये जो है उत्तर वैदिक कालीन 8 विवाह के प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन हुआ करता था, ऋग्वैदिक काल में वही जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया और पशुपालन जो है द्वितीय स्थान पर आ गया था। शतपथ ब्राह्मण में जो है हल चलाने के विस्तृत अनुष्ठान और कृषि की 4 क्रियाओं का स्पष्ट वर्णन मिलता है। कौन-कौन सी थी वो कृषि की 4 क्रियाएँ? तो पहला था कृषन्तः अर्थात जुताई, दूसरा था वपन्तः अर्थात बुवाई, तीसरा था लुनन्तः अर्थात कटाई और चौथा था मृडन्तः अर्थात मड़ाई। तो कृषि की इन 4 क्रियाओं का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उस काल में फसलों को अलग-अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि चावल को व्रीहि या तंदुल कहा जाता था, गेहूँ को गोधूम कहा जाता था, जौ को यव कहा जाता था, उड़द को माश कहा जाता था तथा मूँग को मुदंग कहा जाता था। तो इस प्रकार से उस काल में फसलों के अलग-अलग नाम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में कृषि में क्या क्रांति आया इसको देखते हैं। तो इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्यामअयस और कृष्णअयस शब्द का प्रयोग हुआ है तथा लोहे से बने उपकरणों से कृषि के विस्तार के साथ-साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान जो है मुख्य फसल बन गई थी। तथा अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। तो ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। उत्तर वैदिक काल में कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार में विस्तार के परिणामस्वरूप जनसंख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो कृषि में वृद्धि हुआ, जिससे व्यापार में भी वृद्धि हुआ और लोग जो है एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे थे और इससे जनसंख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई थी।
तो लोहे की खोज ने जो है संपूर्ण क्षेत्र या संपूर्ण स्थिति को ही बदल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे देखते हैं और क्या-क्या परिवर्तन आया। तो अथर्ववेद और वाजस्नेय संहिता में अनेक नए पेशों का उल्लेख मिलता है, अर्थात अनेक नए व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि मणिकार, स्वर्णकार, लोहार, धोबी, बुनकर जैसे व्यवसाय का उदय हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उसी प्रकार श्रेष्ठीन शब्द का भी उल्लेख मिलता है। तो श्रेष्ठीन क्या था? व्यापारियों का प्रधान था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर वैदिक कालीन श्रेष्ठीन क्या हुआ करता था? तो क्या हुआ करता था? व्यापारी का प्रधान हुआ करता था, जो भावी श्रेणी व्यवस्था का शुरुआती रूप था। तथा उत्तर वैदिक कालीन नाप-तौल की इकाइयों के बारे में बात करें तो निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका आदि जो है प्रमुख नाप-तौल की इकाइयाँ थीं। ये विनिमय के माध्यम और वजन की इकाइयाँ भी थीं। परंतु नियमित धातु के डाले गए सिक्के का प्रचलन प्रचलन जो है अभी भी नहीं था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सिक्के का प्रचलन जो है अभी भी नहीं हुआ था उत्तर वैदिक काल में भी। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों अर्थात मृदभांड से परिचित थे। कौन-कौन से थे वो 4 प्रकार? तो पहला था काले व लाल मिश्रित मृदभांड, दूसरा था काले रंग की मृदभांड, तीसरा था चित्रित धूसर मृदभांड, चौथा था लाल मृदभांड। तो ये जो है 4 मृदभांड थे उत्तर वैदिक कालीन। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, लाल, काला, काले व लाल मिश्रित और चित्रित धूसर मृदभांड। ये 4 मृदभांड उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। क्या-क्या परिवर्तन आया धार्मिक जीवन में। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड अत्यंत जटिल, खर्चीले और हिंसात्मक अर्थात पशु बलि प्रधान हो गए थे, जिसके विरोध में जो है उपनिषदीय दर्शन का जन्म हुआ था। तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गया था तथा ऋग्वैदिक कालीन जो 3 प्रमुख देवता थे इंद्र, वरुण और अग्नि, तो इनका स्थान जो है प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने ले लिया था। तो जो प्रजापति थे वो सृष्टि के रचयिता थे और इन्हें जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। विष्णु जो है पालक और संरक्षक हुआ करते थे और रुद्र जो है संहारक और पशुओं के देवता थे। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में 3 नए देवत्रयी का उदय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तथा ऋग्वैदिक काल में जो पूषण पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में वो शूद्रों के देवता बन गए थे। तथा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांड की निंदा की गई है। इसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है तथा उपनिषदों में भी वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो इन सभी के बारे में मैंने जो है पहले क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वाले क्लास में विस्तार से बताया है। आप लोग इसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। वैदिक काल में षड दर्शन का उदय हुआ था। तो कौन-कौन से थे ये षड दर्शन और कौन थे इनके प्रणेता, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? महर्षि कपिल थे। दूसरा था योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? महर्षि पतंजलि। फिर तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं और इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। चौथा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? महर्षि कणाद थे। इन्हें उलूक भी कहा जाता है। फिर पाँचवा है मीमांसा या पूर्व मीमांसा। तो इसके प्रणेता है महर्षि जैमिनी। और छठवां है वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो इसके प्रणेता कौन है? महर्षि बादरायण है। तो ये जो है षड दर्शन है और इनके प्रणेता है। तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन 3 रीढ़ के बारे में पढ़ते हैं। कौन-कौन से ये 3 रीढ़? तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण माने जाते थे। तो मनुष्य को अपने जीवन काल में इन 3 ऋणों को चुकाना ज़रूरी होता था, आवश्यक होता था। तो कौन-कौन से थे वो 3 ऋण जान लेते हैं। तो पहला था देव ऋण, दूसरा था ऋषि ऋण और तीसरा था पितृ ऋण। तो देव ऋण क्या था? तो ये जो है देवताओं और प्रकृति के प्रति ऋण था और इसे कैसे चुकाया जाता था? तो यज्ञ और हवन करके इसको चुकाया जाता था। दूसरा था ऋषि ऋण, तो ये जो है गुरुओं और ज्ञान के प्रति ऋण था और इसे जो है वेदों के अध्ययन और स्वाध्याय और ज्ञान बांटकर चुकाया जाता था। और तीसरा था पितृ ऋण, ये जो है माता-पिता और पूर्वजों के प्रति ऋण था। इसे संतान उत्पत्ति और वंश बढ़ाकर
तथा माता पिता की सेवा करके चुकाया जाता था। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में 3 ऋण थे, इसे जो है जीवन काल में चुकाना ज़रूरी होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम लोग उत्तर वैदिक कालीन 16 संस्कारों के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को पवित्र, अनुशासित और सुसंस्कृत बनाने के लिए 16 संस्कारों का विधान किया गया था, जिसमें पहला है गर्भाधान। गर्भाधान कब किया जाता है? विवाह के तुरंत किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो उत्तम, गुणी, स्वस्थ संतान की प्राप्ति हेतु माता-पिता का संकल्प रहता है ये। फिर दूसरा है पुंसवन। ये कब किया जाता है? तो ये जो है गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास और सुरक्षा के लिए किया जाता है। फिर तीसरा है सीमांतोन्नयन। ये कब किया जाता है? तो ये जो है गर्भावस्था के चौथे, छठवें या 8वें महीने में किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको जो है गर्भवती स्त्री को मानसिक रूप से प्रसन्न रखना और ताकि शिशु जो है शांत स्वभाव का हो, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला है जात कर्म। ये कब किया जाता है? तो ये जो है शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पिता द्वारा नवजात को शहद या घी चटाकर लंबी आयु व बुद्धि का आशीर्वाद देना। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला है नामकरण। ये कब किया जाता है? तो ये जो है जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो शिशु को समाज में पहचान दिलाना और एक सार्थक तथा शुभ नाम देना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला है निष्क्रमण। ये जो है जन्म के चौथे महीने में किया जाता है और इसका उद्देश्य है शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना और सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराना। फिर अगला है अन्नप्राशन। ये कब किया जाता है? तो ये जो है जन्म के छठे महीने में किया जाता है और इसका उद्देश्य है शिशु को पहली बार ठोस अन्न जैसे कि खीर खिलाना ताकि उसके शारीरिक पोषण की शुरुआत हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखते हैं चूड़ा कर्म या मुंडन। तो ये कब किया जाता है? तो ये जो है 1 से 3 वर्ष या 5 वर्ष की आयु में किया जाता है। तो और इसका उद्देश्य क्या है? तो गर्भ के समय अशुद्ध बालों को हटाकर बौद्धिक क्षमता और तेज विकास करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। और फिर 9वां है कर्णवेद। तो ये कब किया जाता है? ये जो है 6वें महीने से लेकर 5 वर्ष के बीच किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो शिशु के कान को छेदना, जो स्वास्थ्य और आभूषण के लिए ज़रूरी होता है। फिर अगला है विद्यारंभ। ये कब किया जाता है? तो ये जो है लगभग 5 वर्ष की आयु में किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो बालकों को घर पर ही माता-पिता या गुरु द्वारा प्रारंभिक अक्षर ज्ञान सिखाना, ये जो है इसका उद्देश्य है। फिर अगला है उपनयन या जनेऊ संस्कार। ये कब किया जाता है? तो ये जो है 8 से 12 वर्ष की आयु में किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बालक को जनेऊ धारण कराकर शिक्षा या गुरुकुल योग्य बनाना। इसे दूसरा जन्म भी कहा जाता है। फिर अगला है वेदारंभ। ये कब किया जाता है? तो ये जो है उपनयन संस्कार के तुरंत बाद किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन शुरू करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला है केशांत या गोदान। तो ये कब किया जाता है? ये जो है लगभग 16 वर्ष की आयु में किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रह्मचर्य के दौरान पहली बार दाढ़ी मूड़ना और गुरु गुरु को जो है गाय दान करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला है समावर्तन। तो ये कब किया जाता है? शिक्षा पूरी होने पर इसको किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो गुरुकुल की पढ़ाई के बाद दीक्षांत समारोह और गृहस्थ जीवन में लौटने की अनुमति, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। और फिर अगला है विवाह। तो ये जो है युवावस्था या नागरिक की आयु में किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो पुरुष स्त्री का धर्म की साक्षी में मिलन और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और लास्ट है अंत्येष्टि संस्कार। ये कब किया जाता है? मनुष्य के मृत्यु के बाद किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या रहता है? जीवन का अंतिम संस्कार है ये। शरीर को अग्नि में सौंपकर आत्मा को मुक्त करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो इस प्रकार से मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जिसका वर्णन जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है वहीं मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।